हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एटीसी एकेडमी। जैसा आपको पता है, हमारे चैनल में आपको जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड है, जितनी भी नोटिफिकेशन है, सबसे पहले आपको मेरे चैनल में मिल जाती है। हम आपको साथ में सीटेट की भी तैयारी चालू कराते हैं। तो अभी मैं आपको वो क्वेश्चन साइंस के कराने वाला हूँ जो आपकी साइंस पेडागोजी से रिलेटेड है, पूरे आपके साइंस से रिलेटेड है पूरे, और जो आपके पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आगे आने वाले और भी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में, जितनी गवर्नमेंट पोस्ट है टीचर से रिलेटेड उसकी नोटिफिकेशंस और बाकी गवर्नमेंट पोस्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन भी आप तक टाइम टू टाइम अपडेट के साथ पहुंचते रहे। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। फिलहाल अगर हम बात करें सीटेट की, जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है एग्ज़ाम, सबके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इसके बाद बहुत सारी गवर्नमेंट पोस्ट भी निकलने वाली, जिसमें आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो है बहुत ही मायने रखता है। अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा साइंस के लिए हेल्पफुल होने वाला है। इसमें कुछ क्वेश्चन अपन ऐसे देखेंगे जो हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, इस साल भी पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसका स्पष्टीकरण भी मैं आपको बताता जाऊँगा कि ये आंसर कैसे आया। तो आपके कुछ चैप्टर्स भी इसके वीडियो के अंदर आपके वो भी सॉल्व होते जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखते हैं, अगर हम बात करें कॉपर, पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने क्या है, ये है आपका कॉपर जंग का रंग कैसा होता है। तो अगर हम बात करें कॉपर जंग की, नॉर्मल आपने देखा है लोहे में जंग लगती है, सब में जंग लगती है। तो अगर कॉपर जो कि एक धातु है, जिस पर अगर जंग लगती है तो वो जंग हरे कलर की लगती है। क्या लगती है? कलर की लगती है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्वेश्चन सेकंड की, जब हम ताजे बने सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन में एल्यूमिनियम फॉयल मिलाते हैं, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलेन उसमें एल्यूमिनियम फॉयल को मिलाएंगे तो एक गैस बनती, निम्नलिखित में कौन इस गैस के गुण को सही ढंग से बताता है? पहला इसका ऑप्शन है रंगहीन और गंधहीन गैस, जो जलती हुई माचिस की तीली को बुझा देती है। रंगहीन गंधहीन गैस, जो मोमबत्ती जलाने को बढ़ावा देती है। भूरे रंग की तीक्ष्ण महक वाली गैस, या फोर्थ है रंगहीन गंधहीन गैस, जो जलती हुई माचिस की तीली के पास लगा पॉप की आवाज़ सुनाती है। तो जब भी आपको बात करें किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन में एल्यूमिनियम फॉयल बनाने की, तब भी तो इसका आंसर हमेशा आएगा क्या? रंगहीन और गंधहीन गैस मिलती है जो माचिस की तीली के पास पर पॉप। माचिस की तीली की जगह आप जो मोमबत्ती बोल सकते हैं कि अगर मोमबत्ती की जलती ज्वाला के पास लेके जाए तो कौन सी आवाज़ आती है? तो पॉप की एक ध्वनि होती है, उसके साथ ये गैस जलती हुई प्रतीत होती है। इसका अगर हम देखें आपकी अवधारणा, तो पहले हम कुछ बातें कर लें मेन टॉपिक, इससे और कैसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप धातु की क्षारकों से अभिक्रिया कराते हैं तब भी हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। बिल्कुल आप ध्यान रखिए, अगर आप धातु की क्रिया क्षारों से कराते हैं तो अभिक्रिया के दौरान हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो कि हाइड्रोजन गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। यह हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति के लिए परीक्षण है। किसके लिए परीक्षण है? आप अगर हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का परीक्षण करेंगे तो हमेशा जब भी इसको जलती ज्वाला के साथ निकालेंगे तो वो पॉप की ध्वनि ही देगी। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रंगहीन और गंधहीन होती है, ये इसका एक क्वालिटी होती है। अगर हम बात करें इसी के साथ क्वेश्चन 3 की, तो क्या है क्वेश्चन 3? निम्नलिखित में मच्छरों से होने वाले रोगों का एक समूह का चयन करना। मच्छरों द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं उसके ग्रुप को चुनना है। पहला मलेरिया, डेंगू, हैजा। दूसरा मलेरिया चिकनगुनिया, आंत्रज्वर। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। और लास्ट है मलेरिया, हैजा और आंत्रज्वर। तो इसका सही आंसर है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये तीनों रोग जो हैं ये आपके मच्छरों के द्वारा होते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ये तीनों कौन कौन से? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। इसी के साथ अगर हम कुछ रोग और बीमारियों के बारे में जानकारी ले लें तो सबसे पहली क्या है आपकी? सबसे पहली है रोग और बीमारी। यह शरीर द्वारा अनुभव की वह अवस्था है जब शरीर के एक या एक से अधिक नियंत्रण तंत्र समान रूप से कार्य नहीं करते हैं। अगर और आगे बात करें संचारी रोग की, वे रोग जो मनुष्य और पशुओं जैविक घटकों के माध्यम से एक शरीर से दूसरे शरीर में संक्रामक या संचारित होते हैं। जैसे उदाहरण इसका क्या क्या है? इन्फ्लुएंजा, इबोला, कोविड-19 आदि। ये जो होते हैं संक्रामक और संचारित रोग होते हैं। और गैर संचारी रोग वह रोग जो जैविक एजेंटों के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में सीधे संचारित नहीं होते। मतलब जैसे अगर आप बात करें कोविड-19 की, अभी बहुत ज़्यादा चल रहा था तो इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इबोला हो गया, ये ऐसे रोग होते हैं जो शरीर से संक्रामक, जैसे आप खांसी, सर्दी, बुखार भी कह सकते हैं। इसके रोग अगर आप किसी के पास संपर्क में जाते हैं, उसकी चीज़ें यूज़ करते हो, आपके पास एक से दूसरे की बॉडी में पहुंच सकते हैं। ये संचारी करा। तो गैर संचारी में आपको मैंने बताया जैसे कौन सा, अस्थमा, मधुमेह, ये सब रोग जो हैं ये संचार वाले नहीं हैं। अगर हम बात करें इसी के स्पष्टीकरण की, तो डेंगू एक जो है वो मच्छर जनित वायरल संक्रमण है जो फ्लू जैसे गंभीर रोग का कारण बनता है और कभी कभी गंभीर डेंगू नामक संभावित जटिलता का कारण बनता है। दूसरा बात करें तो हमने क्या, मलेरिया। मलेरिया भी एक जानलेवा रोग है जो परजीवी के कारण होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, परजीवी जो संक्रमित। हाँ, मलेरिया किसके द्वारा होता है? हमेशा याद रखिएगा, मलेरिया जो होता है वो फीमेल यानी मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है।
ठीक है। फीमेल जो मच्छर है, मादा एनोफिलीज, वो उसके काटने से मलेरिया होता है। लास्ट बात करेगा चिकनगुनिया की, तो चिकनगुनिया एक वायरल रोग है जो जीन्स अल्फा वायरस है। क्या है? जो जीनस अल्फा वायरस है, जो संक्रमित रोग जो भी मच्छरों के द्वारा होता है। इसलिए हमारा आंसर 3 लास्ट वाला था। क्या क्या हमारा आंसर? हमारा आंसर क्या था? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। ओके, ये हो गया आपका आंसर। अब अगर इसके अलावा हम बात करें एचआईवी की, तो एचआईवी जो होता है, जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी का पूरा नाम बिल्कुल याद रखिएगा, आ सकता है। ये एक वायरस होता है जो उन कोशिकाओं पर हमला करता है जो शरीर को संक्रमक से लड़ने की सहायता करती है, जिससे व्यक्ति अन्य संक्रामक और रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। मतलब जिसको एचआईवी होता है उसको बाकी रोग जल्दी से हो सकते हैं। यह एचआईवी पीड़ित व्यक्ति से कुछ शरीर तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है, आमतौर पर सुरक्षित यौन संबंध के दौरान। असुरक्षित यौन संबंध एचआईवी को रोग के उपचार के लिए बिना एचआईवी दवा का यौन संबंध या इंजेक्शन दवा का उपकरण साझा करने का माध्यम है। ठीक है। अगर हम बात करें लास्ट एड्स की, तो एचआईवी संक्रमित या अंतिम चरण है जो तब होता है जब वायरस के कारण शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। आंत्रज्वर की अगर बात करें, तो आंत्रज्वर जो होता है वो सॉल्मोनेला टाइफी के कारण होने वाला एक प्रणालीगत संक्रमक है जो आमतौर पर दूषित भोजन या जल के सेवन से होता है। बिल्कुल बिल्कुल बीमारी जोन से आप इसके बारे में इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने मिलेगी। आप रोक रोक के इसको पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। जो प्रॉब्लम है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। हैज़ा की अगर बात करें, तो हैज़ा एक तीव्र अतिसारी संक्रमक है जो विब्रियो कॉलेरा जीवाणु के दूषित भोजन या जल के अंतर्ग्रहण के कारण होता है। अब कुछ सामान्य हम संचारी रोगों की बात करें, रोग का नाम और जो प्रसार का है उसका माध्यम लिया है। ये 8th क्लास का आपको बिल्कुल आ सकता है। हैजा जो भोजन और जल से फैलता है। आंत्रजो जो भोजन और जल से फैलता है। हेपेटाइटिस को पीलिया कहते हैं, वो भोजन और जल के द्वारा फैलता है। इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू कहते हैं, वायु के माध्यम से फैलता है, मगर आप किसी के संपर्क में आते हैं तो आपको बिल्कुल हो सकता है। तापेदिक जिसको टीबी कहते हैं, ये वायु के माध्यम से फैलता है। मलेरिया जो मच्छर के द्वारा होता है। टिटनेस ये धूल और लोहे के संपर्क में आने से कट या घाव, मतलब आपको अगर लोहा लग जाता है जिसमें जंग लगी तो आपको तुरंत टिटनेस हो जाएगा रोग। इसके लिए आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगाना चाहिए, जिससे आप इसका उपचार कर सकते हैं। पोलियो की बात करें, भोजन जल के द्वारा फैलता है। स्वाइन फ्लू ये वायु के द्वारा फैलता है। 4th नंबर का क्वेश्चन अगर देखें तो हम देखेंगे वाय एक प्राकृतिक स्रोत से मानव निर्मित रेशा है। वाय क्या हो सकता है? वाय जो है इसका नाम बताना है। ये होता है एक्रेलिक हो सकता है, जूट, रेयन और नायलॉन। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? रेयन। रेयन जो होता है वो एक मानव निर्मित रेशा होता है, प्रकृति से जो प्राप्त होता है। और विभिन्न स्रोत के फाइबर, अगर हम रेशों की बात करें, इसी के अंदर की हम डिटेलिंग पढ़ते हैं अगर थोड़ा, तो कौन कौन से फाइबर जो होता है, एक नेचुरल होता है, एक सिंथेटिक होता है। नेचुरल के अंदर प्लांट आते हैं, एनिमल आते हैं। ये नेचुरल मिलता है जो हमें प्लांट से मिलता है, और एनिमल। और सिंथेटिक जो हैं वो जो आपके मानव निर्मित जिसको हम कहते हैं बनाए जाते हैं, नेचुरल यानी जो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होते हैं। अगर प्राकृतिक रेशों की बात करें तो वे रेशे प्राकृतिक रेशे होते हैं जो पौधों, जानवरों एवं खनिज प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, रेशम, ऊन। और कृत्रिम रेशों की बात करें तो कृत्रिम रेशे में कपड़े से बनाने के लिए तैयार मानव निर्मित बहुलक हैं। जब कोई छोटी इकाई रासायनिक रूप से एक साथ जुड़ जाती है तो बहुलक प्राप्त हो जाते हैं। कुछ जैसे रेशे रेशम, एक्रिलिक, रेयन, ड्रैकॉन आदि। ये रेशे जो है वो कृत्रिम रेशे होते हैं। ओके, अगर हम रेयन की बात करें तो रेयन के बारे में कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं। रेयन जो होता है एक कृत्रिम रेशा होता है जिसका गुण रेशम के समान होता है। रेयन को लकड़ी के गूदे जैसे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, इसलिए वह सही विकल्प होगा। ठीक है, हम रेयन को क्यों चुनें? क्योंकि रेयन जो मिलता है वो मिलता है लकड़ी को जब काटा जाता है तो उसके गूदा जो होता है अंदर का भाग, उससे रेयन बनाया जाता है, इसलिए वो है प्राकृतिक। उसका जो उत्पाद है वो बनने के बाद कृत्रिम कहला गया, लेकिन जो उसका भाई मटेरियल वो हमको कहाँ से मिला? प्रकृति से प्राप्त हुआ है। इसलिए रेयन जो होता है वो प्राकृतिक होते हुए भी रेशा कृत्रिम है। इसमें बहुत चमक उपस्थित होती है, इसलिए इसे कृत्रिम रेशा कहा जाता है। अब अगर हम इसके अलावा एडिशनल इसकी बात करें नायलॉन की, तो नायलॉन जो पहला पूरी तरह से कृत्रिम रेशा था, जो 1930 में एक अमेरिका शोधकर्ता वाला पोंट एट डू पोंट एक रासायनिक फर्म द्वारा विकसित किया गया था। यह किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बिना बनाया जाता है। इसे कोयला, पानी और हवा के द्वारा तैयार किया जाता था। नायलॉन रैखिक बहुलक का एक परिवार है जिसमें श्रृंखला की हड्डी में समूह होते हैं। नायलॉन सिक्स अलग अलग नायलॉन के बहुलक हैं। मतलब नायलॉन के बहुत सारे नाम है, नायलॉन सिक्स। ठीक है, ये इसके बहुत सारे टाइप्स है। नायलॉन 6 जो है वो 6 ये नायलॉन 6 है, ये एक
हेक्सा मेथाइली डेनामाइन, ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और एडिपिक एसिड के बहुलीकरण द्वारा निर्मित होता है। नायलॉन 6 जो होता है यह क्रेपोलैक्टम के बहुलीकरण द्वारा निर्मित होता है। नायलॉन 6 और नायलॉन 6 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। नायलॉन के गुण की बात करें तो नायलॉन एक बहुत मजबूत और लचीलेदार होता है। नायलॉन रेशा को उच्च कठोरता और घर्षण प्रतिरोध होता है। यह धोने में आसान होता है, मतलब आसानी से धुल जाता है। इसका उपयोग जो किया जाता है वस्त्र, शर्ट, रेनकोट, बारिश पहनने वाले वस्त्र तैयार करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ब्रश, बाल बनाने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल आता है। नायलॉन से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम, तो ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, उसमें आपको 2 टिक करना पड़ेगा। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, बनता है, आता है। एक मछली पकड़ने वाले जाल बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल उद्योग में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अगर एक लड़के के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है, इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय घोल में अलग अलग मिलाने पर वह कौन सा रंग देगा। आपके पास एक हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है, इसको आप एक बार किसमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डुबोते हैं, एक बार सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो आपको कौन सा रंग देगा वो, तो दोनों से पीला होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गुलाबी और सोडियम हाइड्रोक्साइड नीला होगा, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल होगा। इसका सही आंसर देखना है आपको। तो इसका सही आंसर अगर बात करें तो इसका सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल होगा। क्यों होगा ऐसा, बिल्कुल हम आपके आगे बात करते हैं। अगर हम फिलहाल हम अम्ल क्षार की बात करें तो इसमें अंतर आपको पता होगा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं, साबुन जैसा एहसास होता है। अम्ल जो खट्टा फल, अम्ल में कौन कौन आते हैं, खट्टे फल, सिरका, ठीक है, टॉयलेट क्लीनर आदि, ये सब अम्ल होते हैं। और जो क्षार होते हैं वो नीम, लौंग, साबुन आदि क्षारक होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब अगर हम बात करें सूचक की, तो ऐसे 2 प्रकार के सूचक होते हैं, रासायनिक या, ठीक है, जो मानव निर्मित बनाए जाते हैं सूचक। क्या, रासायनिक सूचक, जैसे रासायनिक प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति में रंग बदलते हैं, सूचक कहलाते हैं। लिटमस पेपर एक सूचक है जो कि लाइकेन से प्राप्त होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, लिटमस पेपर एक सूचक है जो लाइकेन से प्राप्त होता है। कुछ सूचक और उसके रंग परिवर्तन मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ये तालिका बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगर सूचकों की बात करें, अगर फिनोफ्थलीन की बात करें तो ये अम्लीय विलयन के साथ रंगहीन रहता है, लेकिन क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है। मिथाइल नारंगी होता है जो लाल और नारंगी रंग देता है और क्षार के साथ पीला देता है। लिटमस पेपर अम्ल के साथ लाल कर देता है नीले लिटमस पेपर को, और क्षार लाल को नीला कर देता है। हल्दी जो एक प्राकृतिक सूचक है जो कि अम्ल के साथ पीला देता है और क्षार के साथ लाल देता है। गहरा गुलाब चीनी गुलाबी, जिसको गहरा गुलाबी या और इसके साथ हरा कहते हैं। अब देखो, हमने सुना था वहाँ पे हल्दी का नाम। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। अम्ल विलयन में यह पीला होता है तथा क्षार विलयन में लाल होता है, बिल्कुल आपको पता है। अब जो सोडियम लाइट्स वाले हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या, क्षार है, इसलिए क्या कर देगा, विलयन में लाल देगा। और जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये क्षार है, इसलिए उसे पीला कर देता है। इसलिए आपका लास्ट वाला आंसर बिल्कुल सही था। हल्दी के इस गुण का उपयोग पेंटिंग में भी किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है, इसलिए इस विलयन में हल्दी पीली रहेगी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब अगर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका, नीचे दिए गए आयताकार पात्र में भरी एक द्रव से भरा हुआ है, क्या क्या, द्रव के दाब में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। ए पर दाब बराबर बी पर दाब, सी पर बराबर सी पर दाब। ए पर दाब ज़्यादा है, बी पर दाब ज़्यादा है और सी पर दाब सबसे कम है। सी पर ज़्यादा है बी से, और बी और ए बराबर हैं। सी पर दाब बड़ा है बी से और ए बड़ा है इससे, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके ऑप्शन की, इसका आंसर है सी पर दाब ज़्यादा होगा, बी पर दाब उससे कम और ए पर उससे कम। अब देखिए, इससे रिलेटेड अगर हम दाब की बात करें तो वह भौतिक राशि जिसका क्षेत्रफल की प्रति इकाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित की जाती है। पी बराबर एल अपॉन ए होगा, एफ अपॉन ए, पी बराबर एफ अपॉन ए। पी जहाँ पे दाब है, एफ बल है, और ए जहाँ पे क्षेत्रफल, यहाँ पे छुप गया है, ये ऊपर एफ है और नीचे ए है। दाब का ऐसे मात्रक पास करो तो याद रखिएगा। अब द्रव का वह दाब, द्रव द्वारा दाब की बात करें तो द्रव अपने पात्र की दीवारों पर दाब डालता है, ये याद रखिएगा बिल्कुल। द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान ऊंचाई पर समान दाब लगाया जाता है। जैसे जैसे हम, ये द्रव की कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे जैसे हम गहराई की ओर बढ़ते हैं, दाब डालने से अधिक तरल ऊपर होता है, इससे जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं दाब हमेशा बढ़ता जाता है। निम्नलिखित आरेख पर विचार करना है। ए पर दाब बी से कम होगा क्योंकि दाब डालने से लिए ऊपर कम मात्रा में मौजूद होगा। देखिए, आप जैसे जैसे इसमें नीचे तक जाएंगे वहाँ पे आपका दाब बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें
नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 7, कॉपर अपने लवण विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है, क्यों? बिल्कुल 8वीं के छात्र द्वारा निम्नलिखित कारण बताए गए हैं। 8वीं का क्वेश्चन है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो कॉपर अपने लवण के विलयन से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं करता है? पहला, जिंक की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील होता है, जिंक की तुलना में कॉपर कम क्रियाशील होता है, जिंक उत्कृष्ट धातु में एक है और जिंक कॉपर के नीचे सक्रियण श्रेणी में दिखाई देता है। इसका सही आंसर क्या है? इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है, देखिए, केवल बी, ए और डी, केवल ए और केवल सी और डी। इसका सही आंसर है केवल बी। बी वाला मतलब कौन सा? जिंक की तुलना में कॉपर कम अमेरिकन। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अगर भाई कॉपर अपने लवण विलयन में जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता, मतलब क्या है? कॉपर जो है वो जिंक से कम क्रियाशील है, तो इसका आंसर सिर्फ बी वाला होगा। अब अगर हम धातु की श्रेणियों की बात करें तो धातुओं को सक्रियता क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे धातु सक्रिय श्रेणी के रूप में जाना जाता है। श्रेणी की जो शीर्ष पर अधिक सक्रिय धातु मौजूद होती है, जबकि कम सक्रिय धातु को श्रेणी के अंत में रखा जाता है। बिल्कुल ये याद रखिएगा। धातु सक्रिय श्रेणी किस प्रकार होती है, ये मैं आपको कुछ चार्ट के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिए, हाँ, अगर हम बात करें कि पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, फिर हाइड्रोजन, ये आपकी मोस्ट रिलेक्टिव मेटल्स हैं। कौन कौन? पोटेशियम से लेकर हाइड्रोजन। बिल्कुल आप याद रखिए, जो ऊपर होगा वो अधिक क्रियाशील होगा, जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं वो कम क्रियाशील होते जाते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें जो कम रिएक्टिव हैं वो कौन कौन से हैं? कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए इसे नीचे रखा गया है। सबसे क्रियाशील कौन सा होगा? मतलब पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम जो होगा सबसे क्रियाशील होगा, गोल्ड जो सबसे कम क्रियाशील होगा। अगर हम श्रेणी का महत्व समझें तो धातु सक्रिय श्रेणी का उपयोग विस्थापित अभिक्रिया का पूर्वानुमान करने में किया जाता है। श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर की धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे की धातु जितनी हैं वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, ये चीज़ पूछ सकता है। अगर हम सक्रिय श्रेणी में उच्च धातु, इन धातुओं को उनके लवण से विस्थापित कर सकती है, इसे हम नीचे रखते हैं। अगर हम देखें क्या बोल रहा था, उदाहरण के लिए जिंक कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि जिंक सक्रिय श्रेणी में कॉपर से ऊपर होता है। मतलब जिंक अधिक क्रियाशील होता है, कॉपर कम क्रियाशील होता है। इसी के आधार पर आपसे और भी क्वेश्चंस बना के पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। इस श्रेणी को जैसे आप याद रखेंगे बिल्कुल आपसे बन जाएगा कि ऊपर वाले अधिक क्रियाशील हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल आपको दिख रहा है, जो यहाँ पे आपका जिंक है ये ऊपर है, ठीक है, और कॉपर कहाँ है आपका? कॉपर की बात करें अगर, कॉपर ये देखिए, कॉपर ये नीचे दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पे कॉपर दिया हुआ है। तो बिल्कुल इस चीज़ का याद रखिए, ठीक है। इसलिए जिंक क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर उसको नहीं कर पाता है अलग। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपका रहा ये, दैनिक जीवन निम्नलिखित के उदाहरण पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जब आप भोजन खराब हो जाता है तो उसमें से दुर्गंध आती है। सेब का एक टुकड़ा कुछ समय के लिए बाहर रखने पर भूरे रंग का हो जाता है। जब चींटी काटती है तो त्वचा पर जलन कम करने के लिए कैलामाइन का उपयोग किया जाता है। अब बताना है आपको, पहला सभी रासायनिक परिवर्तन है, ए और बी रासायनिक परिवर्तन को दर्शाते हैं, बी भौतिक परिवर्तन है, ए और बी दोनों भौतिक परिवर्तन। तो इसका सही आंसर है सभी रासायनिक परिवर्तन है। मतलब जो भोजन खराब हो जाता है तो उसमें से दुर्गंध आती है। बिल्कुल, एक बार भोजन खराब, रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें चेंजेस आने के बाद उसे पुनः उस अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता है। ये तो रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के साथ, रासायनिक परिवर्तन में चीज़ें पूरी चेंज होती है, मतलब उत्पाद ही चेंज हो जाता है। भोजन खराब हो गया, अब सेब का टुकड़ा जो भाई भूरे रंग का हो गया, उसको वापस उसे बना नहीं सकते हैं। मतलब ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। जब चींटी काटती है त्वचा पर जलन को कम करने के लिए उसमें कैलामाइड का उपयोग करते हैं। भाई जलन तो हो, जिसमें कैलामाइड जैसे लगा है उसका प्रभाव निष्फल हो गया। तो ये तीनों जो हैं आपके रासायनिक परिवर्तन हैं। इसके हिसाब से अगर हम कुछ बात करें तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के आकार, आकृति, रंग और अवस्था जैसे गुणों में भौतिक गुणों कहलाते हैं। उसमें परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर उत्क्रमणीय होता है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बन जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन जो तो अनुत्क्रमणीय होते हैं, मतलब एक बार परिवर्तन होने के बाद पुनः उसे वापस उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। लेकिन भौतिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जो एक बार परिवर्तन होते हैं उसे वापस उसकी पुनर्अवस्था में लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो खाली स्थान को छोड़कर निम्नलिखित में से एकल कोशिकी वाला कौन है, ये बताना है हमें। मुर्गी का अंडा, युग्मनज, भ्रूण की पैरामीशियम। कौन जो है वो एक
कोशिका वाला है? तो इसका सही आंसर है भ्रूण। भ्रूण जो है वो एक कोशिकी वाला है। बाकी जो आपके युग्मक, मुर्गी कांडा और जो पैरामीशियम है, तीनों क्या हैं? ये सब बहुकोशिकी में आते हैं। अगर हम इसकी बात करें एक कोशिकी जीव और बहुकोशिकी जीव, तो एक कोशिकी जीव जिसमें एकल कोशिका जीव कहलाते हैं, जिसमें जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युग्नलीन और यीस्ट। और बहुकोशिकी जीव जैसे जंतु, पादप आदि, ये सब बहुकोशिकी कहलाते हैं। बहुकोशिकी जीव शरीर संगठन के विभिन्न स्त्रोतों जैसे कोशिकीय ऊतक, अंग और शरीर संगठन के अंग तंत्र स्तर को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर, जो प्रश्न संख्या 61 से 31 तक नीचे दिए गए गद्यांश को आधार पर हमें देना है। देखिए, कक्षा 7वीं की एक शिक्षिका अपने कक्षा में नीचे दिए गए क्रियाकलाप का प्रदर्शन करती है। क्या? सब आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आते हैं, आ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इसी की तरह मैं और भी वीडियो आपको कल से बिल्कुल रेगुलर आपको मिलेंगी। रोज़ आपको एक सेशन आपका लगेगा जिसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। शिक्षिका ने एक चम्मच में थोड़ा सा सल्फर लेकर उसे जलाया। उन्होंने फिर उस चम्मच को ढक्कन वाले गिलास के भीतर रखा और यह सुनिश्चित किया कि बनने वाली गैस गिलास के बाहर ना जाए। कुछ मिनट पश्चात उन्होंने गिलास में पानी डाला। क्या होता है यदि गैस में नीला और लाल लिटमस पत्र अगर डाले जाते हैं तो क्या होगा? लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगी, लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। तो इसका आंसर है नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जैसे ही इसका सिद्धांत पहले हम समझते हैं, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फर को जलाया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, H+O2 SO2 बन जाएगी। इसके अलावा जब सल्फर डाइऑक्साइड को पानी के साथ मिलाया जाता है तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO3 पैदा करता है। SO2 + H2O को मिलाएंगे तो H2SO3 बनेगा। अब लिटमस पत्र को में अम्ल और क्षार की उपस्थिति में अपना रंग बदलने के गुण हो सकता है। जो लाल लिटमस है वो नीले रंग में बदल जा सकता है, जबकि एक क्षार विलयन में डुबोया जाता है और अम्ल घोलने से डुबोने पर नीला लिटमस लाल हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नीला लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो माध्यम ए माध्यम बी से अधिक प्रकाश की सघन है। इसमें से कौन सा कथन सही? मतलब ए माध्यम बी माध्यम से अधिक सघन है, तब इसमें देखना है भाई। तो माध्यम बी की तुलना में माध्यम ए में प्रकाश की चाल अधिक होगी, माध्यम ए की तुलना में माध्यम बी में प्रकाश की चाल अधिक होगी, प्रकाश की चाल ए और बी दोनों में समान होगी या तुलना नहीं की जा सकती। तो इसका आंसर है ऑप्शन सेकेंड वाला, माध्यम ए की तुलना में माध्यम बी की प्रकाश की चाल अधिक होगी। क्यों? क्योंकि भाई माध्यम में माध्यम बी से अधिक प्रकाश की सघन है। जहाँ सघन होगी वहाँ प्रकाश की चाल कम होगी, जहाँ विरल होगा वहाँ प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। बिल्कुल, ये तो आप पढ़े हैं। सघन माध्यम मतलब अणु पास पास और विरल माध्यम मतलब अणु दूर दूर। जब अणु पास पास होंगे भाई तो भीड़ भाड़ वाले, आप वैसे ही बताइए, अगर आप घर से कहीं मार्केट सामान लेने जाते हैं तो अगर भीड़ ज़्यादा होगी तो आप भाई गाड़ी चलाने में आपको टाइम लगेगा, पैदल भी आप जा रहे हो तो आपको टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि भीड़ मिलेगी। सेम ऐसी प्रकाश के चाल होता है अगर माध्यम प्रकाश के साथ होता है। अगर माध्यम सघन है मतलब वहाँ पे अणु पास पास हैं, अगर अणु पास पास हैं तो वहाँ पे प्रकाश की चाल कम होगी, लेकिन अणु दूर दूर है मतलब माध्यम विरल है तो वहाँ प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। इसमें खुद बोल रहे हैं भाई माध्यम ए माध्यम बी से अधिक सघन है, मतलब ए सघन माध्यम है तो ए में प्रकाश की चाल कम और बी में प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो देखिए सेकंड वाला, माध्यम ए की तुलना में बी की चाल अधिक होगी। बिल्कुल, थोड़े से कॉन्सेप्ट समझने आपको सब समझ में आ जाएगा। अब अगर बात करें हम इसी के, ये देखिए ये आपका एक नॉर्मल है, ये डेंसर मीडियम और रेयर। डेंसर यानी सघन, रेयर यानी विरल। तो देखिए बिल्कुल, अगर प्रकाश चाल आती है डेंसर से रेयर में तो क्या होती है? अभिलंब से दूर, नॉर्मल से दूर हटती है। लेकिन अगर रेयर से डेंसर में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। बिल्कुल आप ये याद रखिएगा। अगर नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन हमें तनाव में समायोजित करने में मदद करता है जब हम गुस्सा, शर्मिंदा या चिंतन करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, आ सकता है। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन होता है? थायरोक्सिन, एड्रेनालाइन, इंसुलिन या एस्ट्रोजेन? तो इसका सही आंसर है एड्रेनालाइन। बिल्कुल, ये हार्मोन है जो कि जब हम तनाव लेते हैं, ठीक है, जब हम गुस्सा, शर्मिंदा, चिंतन करते हैं तो ये हार्मोन जो होता है इसमें हमारी मदद करता है। अब अगर हम बात करें कुछ हार्मोन्स देख लें, सही उत्तर ये है, क्योंकि इसकी हम कुछ चीज़ें देखते हैं। जो एड्रिनल ग्रंथि है इससे एड्रेनालाइन हमारा सही हार्मोन उत्पादित करता है। एड्रेनालाइन को फाइट या फ्लाइट हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है और यह शरीर को डर, चिंता, शर्मिंदगी आदि के समय तनाव में समायोजित करने में मदद करता है। मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा तीव्र गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं तो यह हार्मोन रिलीज होता है, यह उस तनाव या गुस्से को कम करने का काम करता है। एड्रेनल हार्मोन के कार्य को दर्शाने वाला एक कार्टून, ये देखिए फाइट, बिल्कुल फाइट करता है या भाग जाना, ठीक है, ये आपका करता है काम। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन अग्नाशय द्वारा
स्रावित एक हार्मोन है। यह कोशिका द्वारा इंसुलिन अवशोषण को उत्तेजन करने, रक्त शर्करा में स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। अगर थायरॉक्सिन की बात करें तो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित एक हार्मोन होता है। इसका कार्य जो होता है वो शरीर में बेसल चयापचय दर को बनाए रखना और कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन चयापचय को विनिमय करना होता है। अगर हम एड्रोजन की बात करें तो यह एक महिला स्टेरॉयड हार्मोन है जो अंडाशय के रूप में प्रोजेस्टेरोन के साथ स्रावित होता है। महिलाओं में विकास की उत्तेजना को नियंत्रित करता है। महिला माध्यमिक विशेषताओं जैसे स्तन ग्रंथियों का विकास और महिला यौन व्यवहार का काम करता है। बिल्कुल मैंने तीनों के बाकी के एक्स्ट्रा भी एडिशनल वाले ही बता दिया। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्तंभ ए और बी दिया है, इसमें हमको सही जोड़ी बनानी है। ठीक है, सही जोड़ी ये आपके कुछ स्तंभ ए में दिए जिसको हमें बी से मिलाना है। कौन कौन से? लैक्टोबैसिलस, प्रोटोजोआ, राइजोबियम और विषाणु। ठीक है, तो इसका सही मेल क्या है ये हमको बताना है। ये आपके कुछ ऑप्शंस दिए, तो इसका सही मेल क्या है? इसका सही मेल है आपका पहले नंबर का। पहले नंबर का क्या है भाई? पहले का डी, मतलब लैक्टोबैसिलस, ये होता है दही का बनना। ठीक है, जब भी लैक्टिक अम्ल की बात कर आएगी या लैक्टिक से रिलेटेड कोई अम्ल की बात आएगी तब भी हमेशा दही का बनना, क्योंकि खट्टे पदार्थों में दही बनने में ये सब में लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है। दूसरा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ है ये जो है मलेरिया, ये किसका कारण है? मलेरिया का कारण है। जो राइबोजियम है, राइजोबियम है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। और जो विषाणु है इससे एड्स की प्रॉब्लम होती है। ये आपका सही युग्म है। अब अगर हम इसकी बात करें कुछ सूक्ष्मजीव की, सूक्ष्मजीव एक जीवित जीव होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। बिल्कुल आपको ये पता होगा। सूक्ष्मजीवों को मेन 8th क्लास का है, इंपॉर्टेंट है, 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। हमारे जीवन में सूक्ष्मजीव ये भी याद रखिए, सूक्ष्मजीव 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छे वाले, खराब वाले। अच्छे वाले जैसे दूध से दही बनाना, ये सब अच्छे वाले सूक्ष्मजीव करते हैं। खराब वाले हमें सर्दी खांसी बुखार होती है, खराब वाले सूक्ष्मजीव द्वारा होता है। हमारे जीवन में सूक्ष्मजीव का बहुत प्रभाव अधिक है। एक मनुष्य के लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ सूक्ष्मजीव जीवित लोगों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, जिससे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। अब अनुकूल सूक्ष्मजीव क्या है? दही में कोई सूक्ष्मजीव होता है, इसमें से जीवाणु लैक्टोबैसिलस दही जमाने को बढ़ावा देता है। यह दूध के गुणन करता है और इसे दही में परिवर्तित कर देता है। चावल में किण्वन से बैक्टीरिया और ईस्ट की सहायता होती है। पेनिसिलिन जो होता है इसमें सूक्ष्मजीवी होता है जो प्रतिजैविक औषधि के रूप में कार्य करता है, जो बीमारी से लड़ने के लिए हमारी मदद करते हैं, जिसको हम पेनिसिलिन कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन के साथ मृदा को समृद्ध करने का काम करती है और उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ाती है। इसके लिए वातावरण में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने के लिए सक्षम होते हैं। नाइट्रोजन नियत साइनोबैक्टीरियम, जिसको नीलारा शैवाल और राइजोबियम है। अब अगर हम कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीव की बात करें, रोग और उसके रोग देखने, रोगजनक, जैसे प्रोटोजोआ जिससे मलेरिया होता है, मैंने बताया आपको। बैक्टीरिया से हैजा और यक्ष्मा होता है। कवक से दाद और टीनिया होता है। विषाणु से क्या क्या होता है? एड्स, सामान्य जुकाम, हेपेटाइटिस बी और डेंगू बुखार, ये सब बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। अब इसका सही आंसर मैंने आपको बता चुका है अभी। लैक्टोबैसिलस का दही, प्रोटोजोआ का मलेरिया, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो होता है वो राइबोजियम्स के द्वारा होता है और विषाणु के द्वारा एड्स होता है। फिर एक सही जोड़ी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ तो दिए गए हैं, छत्र, मृत पौधा, पशु तक, अपघटक, एक जंगली जानवर, हुमस, ये सही। तो इसमें आपको सही मिलान करना है। इसका सही आंसर आपका कौन सा? 4th नंबर का, पहले का चौथा। पहले का चौथा मतलब क्या? छत्र जो है वो ऊंचे वृक्ष की शाखा कहलाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बी नंबर का, अपघटक जो सूक्ष्म द्वारा होता है। हुमस जो होता है वो मृत पौधे और पशु तक होते हैं। और जो शाही होता है वो एक सूक्ष्मजीव है। बिल्कुल इसका सही आंसर है। अब अगर हम बात करें कुछ इनके ऑप्शंस की, तो पहला छत्र है। छत्र जो होता है हमने बताया आपको, पेड़ की जो छत्र है वो पत्तियों की परत, ऊंचे पेड़ों की शाखाएं कहलाती हैं। और पेड़ों के तने होते हैं जो ऊपर से देखने पर भूमि को आच्छादित करते हैं। दूसरा अपघटक की बात करें अगर, अपघटक जो एक जीव या सूक्ष्मजीव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो मृत जीवों के अवशेष सहित कार्बनिक पदार्थ को विघटित करता है या तोड़ता है। हुमस की बात करें अगर, हुमस मिट्टी में पाए जाने वाला एक भूरा या काले रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है जो पौधों के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। इसमें सड़ चुके पौधे या जानवरों के ऊतक मौजूद होते हैं जो हुमस कहलाते हैं। अब शाही की बात करें, शाही एक कांटेदार कृतक है जो जंगल में रहने वाला जानवर होता है, जो तेज सुरक्षात्मक कांटे से आवृत होता है, तो इसमें कांटे निकले रहते हैं। उत्तर और दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले शाही अच्छे पर्वतारोही होते हैं और अपने अधिकांश समय पेड़ों पर ही बिताते हैं। ये बिल्कुल सही आंसर, ये मैंने आपको बता दिया। शाही एक जंगली जानवर है। हुमस जो है मृत पौधे और
पशु ऊतक होता है, अपघटक सूक्ष्म होता है और छत्र जो होता है ऊंचे पेड़ की शाखा होती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, रोग की पहचान के बाद डॉक्टर मरीज को कहता है कि उसे खून में हीमोग्लोबिन कम है, आयरन की कमी है, उसको पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए भाई। तो उसे चावल, चीनी, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जी, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू, मटर, आंवला, हरी पत्ती सब्जियां और गुड़। तो इसका फोर्थ वाला बिल्कुल आप खुद ही देख पा रहे हैं, आंवला शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, हरी पत्तेदार सब्जी, गुड़ और मेन गुड़ जो शामिल हो गया है सब्जियों के साथ, ठीक है। तो फोर्थ वाला इसका आंसर सही है। अब अगर हम बात करें इसकी कुछ चीज़ों की, तो किसी भी रोग को शीघ्र स्वस्थ होने के लिए उचित भोजन आहार की आवश्यकता होती है। एक डॉक्टर विभिन्न रोगों के दौरान विभिन्न प्रकार की भोजन की सलाह देता है। हमने बात किया एनीमिया का अर्थ रक्त में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होना होता है। आयरन हीमोग्लोबिन में धातु आयरन है, इसलिए आयरन की मात्रा हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण को नियंत्रित करती है। लोगों को गुड़, आंवला और हरी पत्ती से सब्जी खाना चाहिए क्योंकि इसमें आयरन होता है। अगर हम आंवला की बात करें तो आंवला में विटामिन सी होता है भरपूर मात्रा में, जो कि खट्टा फल होता है। विटामिन सी भोजन में आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है और हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। गुड़ गुड़ अपने आप में आयरन से भरपूर होता है, इसलिए रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने की मदद करता है। हरे पत्तेदार सब्जियां भी आयरन का स्रोत होती है। कम हीमोग्लोबिन मात्रा वाले रोगियों को कौन कौन से रोग होते हैं आपको बता दें। बीन्स, मांस और अंडे, समुद्र भोजन, जिगर और मेवे के बीज का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हमें आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ का सेवन करने की सलाह दी जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के साथ और भी वीडियो के साथ आपको मिलते रहेंगे। बाकी सब्जेक्ट भी मैं आपके कवर करा दूंगा। अगर आप इसे पढ़ लेते तो आराम से 70 से 80% आपसे आराम से बन जाएगा। कोई कम प्रॉब्लम होती है बिल्कुल मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। इसमें मैंने आपके बहुत सारे चैप्टर्स के मेन की पॉइंट्स आपके क्लियर करा चुके हैं। तब तक के लिए थैंक यू।